हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुदर्शन सिंघानिया दिस साइड। मैं आप लोगों को मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं फिर आ गया हूं आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने। ठीक है, एमसीक्यू जो मैंने पिछले क्लास में कराया था उससे आगे फिर मैं कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, तो आइए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू करते हैं जो कि बिहार एपीओ से रिलेटेड होंगे। इवन सिर्फ बिहार एपीओ से ही नहीं, आप बिहार के जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें आपको ये सारे एमसीक्यू मदद करेंगे। जैसे बिहार एसएससी हो गया, बिहार रेलवे हो गया, बिहार बीपीएससी हो गया, जो आपको बिहार से रिलेटेड है। और दूसरे स्टेट के भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी ये मदद करेंगे। आइए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हम लोगों ने एक यूपी बार काउंसिल इंटरव्यू स्टार्ट किया है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी। 10 आवर की लाइव क्लासेस है, फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को, पर्सनल मेंटरशिप होगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगी तो आप डायरेक्टली कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग 24/7 अवेलेबल रहेंगे। जूम सेशन है, अनलिमिटेड वॉच टाइम वीडियो है, आप एक वीडियो को जितना टाइम चाहे उतना टाइम वॉच कर सकते हैं। मॉक इंटरव्यू है, सबसे बड़ी बात है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में हमने मॉक इंटरव्यू रखा है। अगर आप लोग चाहें तो ऑनलाइन दे सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो ऑफलाइन भी दे सकते हैं। सेंटर हम लोग डिसाइड करेंगे, फिर आप लोग वहां आकर अपना मॉक इंटरव्यू एग्जाम दे सकते हैं। आइए, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। सबसे मिनिमम प्राइस है इसका 199, 199 रुपये में ये आपको फैसिलिटी देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं और अपना पहला एमसीक्यू देखते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का क्या कहता है। ठीक है, देखिए, अलीवर्दी खान बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल बाय डिफीटिंग द नवाब ऑफ बंगाल सरफराज खान इन द बैटल ऑफ। देखिए, ये बंगाल से रिलेटेड क्वेश्चन है और बंगाल से रिलेटेड क्वेश्चन को आप लोगों को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के किसी भी एग्जाम में बंगाल से जो भी क्वेश्चन होते हैं उसका वेटेज अच्छा खासा होता है। ठीक है, ये देखिए, जो अलीवर्दी खान जो है, जो बंगाल का नवाब था, कब से कब रहता था? 1740 से 1756 तक ये नवाब रहता था बंगाल का। ठीक है, तो ये नवाब बना, लेकिन किसको हरा के बना, कैसे बना? 1740 के पहले नवाब कौन था? 1740 के पहले बंगाल का नवाब था सरफराज खान। ठीक है, तो अलीवर्दी खान सरफराज खान को किस बैटल में, किस लड़ाई में, युद्ध में हरा कर नवाब बना हुआ था? ऑप्शन है बैटल ऑफ गिरिया, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ वांडीवास। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, बैटल ऑफ प्लासी सरफराज खान अलीवर्दी खान के बीच में नहीं हुआ था, सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। ठीक है, ये होगा नहीं। बैटल ऑफ बक्सर भी सेम, मीर ट्राय हुआ था, मीर कासिम था, मुगल एम्परर था, और हमारा अवध का नवाब था और ब्रिटिशर्स के साथ हुआ था, तो ये भी नहीं होगा। बैटल ऑफ वांडीवास फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बैटल ऑफ गिरिया, ऑप्शन ए। बैटल ऑफ गिरिया जो है, बैटल ऑफ गिरिया में सरफराज खान को अलीवर्दी खान ने हराकर बंगाल का नवाब या बंगाल के तख्त पर अपना स्थापित बनाया था, शासन स्टेब्लिश किया था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वेन नवाब ऑफ बंगाल सिराज उद्दौला अटैक्ड एंड कैप्चर द ब्रिटिश कासिम बाजार फैक्ट्री। ये देखिए, इसमें एक क्वेश्चन ऐड हो गया, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ है। ठीक है, इसको यहाँ हम लोग थर्ड लिखेंगे। ठीक है, हाँ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वेन नवाब ऑफ बंगाल सिराज उद्दौला अटैक्ड एंड कैप्चर द ब्रिटिश कासिम बाजार फैक्ट्री। जो बंगाल में ब्रिटिशर्स ने कासिम बाजार फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया था, ठीक है, उसको सिराज उद्दौला ने कब अटैक किया था और उसको कैप्चर कर लिया था? इसका ऑप्शन देखते हैं। 4 जून 1756, 8 जून 1758, 10 जून 1759 और डी ऑप्शन है 5 दिसंबर 1753। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4 जून 1756। अच्छा, 4 जून 1756 को सिराज उद्दौला ब्रिटिशर्स पे अटैक करके कासिम बाजार फैक्ट्री को कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन क्यों करते हैं, इसके पीछे भी रीजन है। जब अलीवर्दी खान ने सिराज उद्दौला का नवाब बनाया था, सिराज उद्दौला जो है
वो अलीवर्दी खान के बेटी की बेटा है वो, ठीक है, यंगेस्ट बेटा है वो। तो जब सिराज उद दौला ने देखा कि जब ब्रिटिशर्स फोर्टिफाई कर रहे हैं बंगाल को, चारों तरफ से घेराबंदी कर रहे हैं और ट्रेड मोनोपोली या फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो सिराज उद दौला बोला कि यार नवाब हम हैं यहाँ के और फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया है ब्रिटिशर्स को और उस पर से वो लोग फोर्टिफाई भी उसको कर रहे हैं। तो सिराज उद दौला ने ऑर्डर किया उन लोगों को, ब्रिटिशर्स को बोला कि तुम लोग फोर्टिफाई नहीं करोगे, फोर्टिफाई करना बंद कर दो। इवन सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही नहीं, और सारे जो कंपनी थे, जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, सारे कंपनी को सिराज उद दौला ने मना किया था। सारे कंपनी ने अपना कंपनी को फोर्टिफाई करना बंद कर दिया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने नहीं किया। ब्रिटिशर्स अपना मनमानी करते रहे। सिराज उद दौला को आया गुस्सा, 18-19 साल का लड़का था, नवाब बना था, इसको आ गया गुस्सा। तो ये क्या किया, अटैक किया ब्रिटिशर्स पे और कासिम बाजार फैक्ट्री को अपने अंडर कर लिया। कब? 4 जून 1756 को, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन यही है, देखिए क्या कह रहा है। Who renamed कलकत्ता एज अलीनगर? थर्ड नंबर, अलीनगर, कलकत्ता को अलीनगर का नाम किसने दिया? अलीवर्दी खान, सिराज उद दौला, मीर जफर या सरफराज खान, ठीक है। अलीवर्दी खान जब था तब से कलिकुत्ता ही था, मीर जफर जब था तब वही यही नाम था, सरफराज खान था तो यही नाम था। सिराज उद दौला, इसका आंसर हो जाएगा बी, सिराज उद दौला ने इसका कलिकुत्ता का नाम अलीनगर कर दिया, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, व्हेन वाज ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी इंसिडेंट हैपेंड? देखिए ये जो काल कोठरी जो है, काल कोठरी या आप इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कह सकते हैं, ये कब हुआ था? ये ब्लैक होल ट्रेजेडी बहुत ही दुखद घटना थी जो कि किसके साथ किया था? ब्रिटिशर्स के साथ। ब्रिटिशर्स के साथ ये इंसिडेंट हुआ था। सबसे बड़ी बात है किसने किया था? ये तो हम लोग जान गए हैं कि ब्रिटिशर्स के साथ हुआ था, लेकिन किया किसने था? सिराज उद दौला ने, ठीक है। कब किया था? 1755, 1756, 1757 या 1758? बताइए कब किया था? 1756 में। आइए आप लोगों को मैं इसकी कहानी बता देता हूं, ब्लैक होल ट्रेजेडी का मतलब क्या है। जब जो फोर्टिफाई जब ब्रिटिशर्स कर रहे थे कंपनी को, ठीक है, जब सिराज उद दौला मना किया था कि आप लोग फोर्टिफाई मत कीजिए, आप सिर्फ ट्रेड कीजिए, आप ट्रेड करने आए ट्रेड कीजिए, फोर्टिफाई फैक्ट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रिटिशर्स ने नहीं माना, तो सिराज उद दौला क्या किया, उस पर अटैक किया, उसके फैक्ट्री को कैप्चर कर लिया अपने अंडर। तो उसी समय जब बंगाल से मार के सिराज उद दौला ने ब्रिटिशर्स को भगा रहा था, तो उसी समय एक ब्रिटिशर्स को कैद कर दिया था एक छोटे से रूम में सिराज उद दौला ने, जिसकी रूम की लंबाई थी, लॉन्ग था 18 फीट, 18 फीट लॉन्ग था और 14 फीट वाइड था, ठीक है। ये एक छोटे से कमरे में लगभग इसने 146 ब्रिटिशर्स को कैद करके रखा था। 146 ब्रिटिशर्स को एक छोटे से कमरे में, जिसकी लंबाई 18 थी, 18 फीट और चौड़ाई 14 फीट, उसमें बंद कर दिया था लगभग 2 से 3 दिनों के लिए, 2 से 3 डेज के लिए, ठीक है। और 2-3 दिन के बाद जब दरवाजा खोला तो सिर्फ कितने उसमें से जीवित मिलते हैं? 23 ब्रिटिशर्स अलाइव मिलते हैं, ठीक है। बाकी सारे के सारे मर चुके होते हैं। क्यों मर चुके होते हैं? क्योंकि आप सोचिए एक छोटा सा कमरा है, आप मान लीजिए कि ये एक कमरा है और इसमें मैंने बहुत सारे लोगों को मतलब इसमें भर दिया, कैद कर दिया, इतना ज्यादा कैद कर दिया कि इसमें जगह नहीं था, ठूस ठूस के इसमें भर दिया जबरदस्ती। जगह नहीं होने के बाद भी मैंने इसमें
आदमी को धकेल धकेल के इसके अंदर दरवाजा बंद कर दिया। तो बहुत सारा एक्सेस हीट उस समय जनरेट हुआ, लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और मर गए। ठीक है, 23 उसमें से जिंदा बचे थे। लेकिन एक और बात है, इस कहानी को झूठ भी माना जाता है। कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो इस कहानी को झूठ मानते हैं, इस वजह से क्योंकि जो हिस्टोरियन ब्रिटिशर्स के थे, यूरोपियंस हिस्टोरियन थे, उन लोगों ने ऐसी झूठी अफवाह ब्रिटिशर्स यूरोपियन में या ब्रिटिशर्स में फैलाई थी, क्योंकि उनके अंदर आग भर के और वो बदला लेने के लिए सिराजुद्दौला के साथ युद्ध करें, बस वार को आगे बढ़ाने के लिए, युद्ध बदला निकालने के लिए ये ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठी भी इसको बोलते हैं, ये झूठी अफवाह फैलाई गई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1756 में हुई थी। किसने किया था? सिराजुद्दौला ने किया था। ठीक है, फाइव नंबर क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ अलीनगर वाज साइंड बिटवीन। जब ट्रीटी ऑफ अलीनगर जो है किसके किसके बीच में साइन हुई थी और ये कब हुई थी? देखते हैं। अलीवर्दी खान एंड ब्रिटिशर्स, मीर जफर एंड ब्रिटिशर्स, मीर कासिम एंड ब्रिटिशर्स, सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश। देखिए, अलीवर्दी खान और ब्रिटिशर्स के बीच में कोई युद्ध नहीं था। ठीक है, ये आंसर इसका नहीं होगा। मीर जफर और ब्रिटिशर्स, मीर जफर तो ब्रिटिशर्स का पपेट था, कठपुतली था, उसके इशारों पर नाचता था, तो ये भी नहीं होगा। मीर कासिम एंड ब्रिटिशर्स, जो मीर कासिम और ब्रिटिशर्स था, इस समय तो ये जो है ब्रिटिशर्स के साथ बैटल ऑफ बक्सर लड़ा हुआ था 1764 में, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन? डी नंबर, सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिशर्स। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1756 में। क्यों हुआ था? जब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स को मार मार के बंगाल से भगा दिया था, जब ब्रिटिशर्स अपने फैक्ट्री को फोर्टिफाई कर रहे थे, उस समय ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया, हाथ जोड़े, माई बाप हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है, तब जाकर ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन हुआ था। ठीक है, एक बात जाने, ब्रिटिशर्स बहुत तेज थे, जहां जीत जाते थे वहां बहुत ज्यादा मुनाफा लेते थे, और जहां हार जाते थे वहां हाथ जोड़ लेते थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। ये क्वेश्चन शायद मैंने पिछले क्लास में भी करा दिया है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन नवाब जो है वो अपना कैपिटल ट्रांसफर कर देता है। तो ये शायद मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिया है। तो मीर जफर होगा नहीं, सिराजुद्दौला ने किया नहीं था, सरफराज खान ने भी नहीं किया था, इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। ठीक है, वो भी क्यों किया था ये भी मैंने बताया था। अंग्रेज इनको बहुत परेशान कर रहे थे, सही से काम करने नहीं दे रहे थे मीर कासिम को, तो इन्होंने क्या किया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपना कैपिटल ट्रांसफर कर दिया था। मुंगेर कहाँ पे है? बिहार में है। बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट इन द ईयर ऑफ। बैटल ऑफ बक्सर किस साल में लड़ा जाता है? ऑप्शन है 1760, 1757, 1765, 1764। इसका आंसर हो जाएगा 1764। ठीक है, 1764 में था। किसके किसके बीच में लड़ा जाता है? आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। नवाब ऑफ अवध, ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल, और एक लास्ट में कौन है? मुगल एम्पेरर। अवध का नवाब कौन था? शुजा-उद-दौला। और बंगाल का नवाब उस समय कौन था? मीर कासिम। इन तीनों ने अपना एक त्रायो ग्रुप बनाया और अपना मिलिट्री जो है एक साथ अटैच किया, और इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग किस पे अटैक करेंगे? ब्रिटिशर्स पे अटैक करेंगे। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स पे अटैक किया था और बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। बक्सर कहाँ पे है? बिहार में है। वहां पे बैटल हुआ था 1764 में।
इसमें विजयी कौन हुआ था? इसमें विजयी आप लोगों को जान के दुखी होगी, इसमें विजयी ब्रिटिशर्स हुआ था। एक बात और जान लीजिए, इन तीनों का मिलाकर लगभग लगभग 50,000 की सेना इकट्ठा हुई थी और ब्रिटिशर्स की सिर्फ 5,000 की सेना इकट्ठा हुई थी। 5,000 सेना ने मिलके ये 50,000 सेना को डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास नई टेक्निक का हथियार था, गन थे, तोपे थे, बहुत सारी नई नई हथियार ब्रिटिशर्स के पास थे। लेकिन इनके पास क्या था? वहीं तीर, तलवार, धनुष, इन्हीं से ये लोग लड़ रहे थे, जिस वजह से ब्रिटिशर्स के यहाँ पे विजयी हुई। और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में इन तीनों ने तीन जो सबसे बड़े नवाब थे, मुगल एम्परर थे, राजा थे, वो उनकी तीनों की हार हो गई एक ही साथ में। ठीक है, यहां से यही बैटल ऑफ बक्सर से ब्रिटिशर्स का एम्पावरमेंट इंडिया में है बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और पॉलिटिकली इन्वॉल्व होने लगे ब्रिटिशर्स इंडिया में। पहले इन लोग सिर्फ ट्रेड करते थे कंपनी के थ्रू, लेकिन पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन जब इन्होंने इन तीनों को हरा दिया, उसके बाद जब देखा कि अब तो हमारे सामने कोई है नहीं लड़ने वाला, अब हमसे टक्कर कौन लेगा, कौन हमसे लड़ने आएगा, इस वजह से ब्रिटिशर्स ने अब पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया इंडिया में। ठीक है, 1760 में क्या हुआ था? ठीक है, जहां जहां डेट ईयर आ रहा है वहां वहां मैं आपको याद दिलाते जा रहा हूं कि कब क्या हुआ था, क्योंकि फैक्ट क्वेश्चन कभी भी कहीं भी आ सकते हैं। आप लोग इस साल का बीपीएससी का क्वेश्चन देखे होंगे, बिहार पीसीएस का 70 बीपीएससी का, जिसमें मैक्सिमम बच्चों ने बहुत मेहनत करके तैयारी करके गई थी। लेकिन क्या हुआ था? फैक्ट बेसिस क्वेश्चन आया हुआ था, इसीलिए फैक्ट बेसिस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, 1760 में बैटल ऑफ वांडीवास हुआ था, उसके बाद 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था और 1765 में क्या हुआ था? तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कौन से वार को इंड करता है? बैटल ऑफ बक्सर। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में मैं आगे आपको और बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the revenue administration in Bengal was under the British, ब्रिटिश के अंदर रेवेन्यू का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कब आ गया? देखिए क्वेश्चन आखिर आ ही गया, जो मैं आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि ब्रिटिशर्स के अंदर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल का कब आ गया? ठीक है, जब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जब वो लोग हार गए, 3 राजा एक साथ हार गए, तो उसके बाद वहां का रेवेन्यू कलेक्शन कौन करेगा? कोई था नहीं, पूरा साम्राज्य किसके अंदर था? ब्रिटिशर्स के बीच में। तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा, अब तो कोई हमारे सामने है नहीं बंगाल में, अब क्या करते हैं, जो टैक्स जितना भी है वो हम ही लोग कलेक्ट करते हैं, हम लोग खुद अपने पास रखते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। टैक्स कलेक्शन स्टार्टेड कब? आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, आइए इसका आंसर क्या होगा? आफ्टर द बैटल ऑफ वांडीवास, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, आफ्टर द बैटल ऑफ गिरिया। आंसर इसका क्या होगा? बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, ये देखिए बैटल ऑफ टलीकोटा फाउट इन, बैटल ऑफ टलीकोटा जो है कौन से ईयर में लड़ा गया था? आइए इसका आंसर देखते हैं। बैटल ऑफ टलीकोटा जो है, ऑप्शन है 1565, 1510, 1550, 1556। इसका आंसर हो जाएगा 1565। 1565 में बैटल ऑफ टलीकोटा लड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार इंडेड बाय द, कौन सा ट्रीटी के थ्रू फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार खत्म होता है या शांति का समझौता किया जाता है?
पहला ऑप्शन है ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम और ट्रीटी ऑफ बक्सर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ था 1769 में, जिसके थ्रू जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, कहाँ हुआ था? मद्रास। और ये देखिए ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो है ये किसका इंडिकेट करता है? सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। ठीक है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार को ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इंड कर देता है, खत्म कर देता है। ये ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम ये किसको इंड करता है? थर्ड एंग्लो मैसूर वार को। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, Who said we made our enemy lame without empowering our friends? ये देखिए कौन कहता है कि हमने अपने दुश्मन को लंगड़ा कर दिया बिना अपने दोस्त को मजबूत बनाए हुए। इनेमी लेम, बिना हमारे दोस्त को पावर दिए हुए या उसको पावरफुल बनाते हुए हम लोग कैसे अपने इनेमी को लंगड़ा कर दिया? कौन कहता है? हेक्टर मुनरो, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस, वाटसन। इसका आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। ठीक है, ये देखिए हेक्टर मुनरो जो है और रॉबर्ट क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव जो है बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध में मिलिट्री हेड था। हेक्टर मुनरो है बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध में क्या था? कमांडर हेड था। ठीक है, टीपू सुल्तान वाज डाइड इन विच वार? कौन से वार में, किस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, थर्ड एंग्लो मैसूर वार या फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। देखिए जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो ब्रिटिश क्या कहते हैं? ऑटोमेटिकली उस पर एनेक्स कर देते हैं, उसको अपने कब्जे में कर लेते हैं टीपू सुल्तान के साम्राज्य को। ठीक है, क्योंकि टीपू सुल्तान जब मर जाता है उसके बाद वहां उस शासन करने के लिए कोई योग्य राजा नहीं बचता है। तो ये हुआ था फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में। इसलिए हम लोग देखेंगे, मैंने अभी थोड़ी पहले आपको बताया है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ था, इसका ट्रीटी हुआ था। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार का भी ट्रीटी हुआ था। थर्ड एंग्लो मैसूर वार का भी ट्रीटी हुआ था, पीस हुआ था। लेकिन फोर्थ एंग्लो मैसूर वार का कोई ट्रीटी नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि इसमें टीपू सुल्तान मर जाते हैं ये, और जो इनका जो साम्राज्य था वो ब्रिटिशर्स के अंडर ऑटोमेटिकली आ जाता है, जिस वजह से कोई यहाँ ट्रीटी नहीं होती है। ठीक है, आइए 13 नंबर क्वेश्चन। हु वाज द फाउंडर ऑफ सिख सेक्ट? सिख सेक्ट का या सिख कम्युनिटी का फाउंडर कौन था? ऑप्शन है गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु रामदेव जी, रामदास जी, गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी फर्स्ट गुरु हैं सिख का। सिख के फर्स्ट गुरु कौन है? गुरु नानक देव जी। ठीक है, और ये जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं ये हैं लास्ट गुरु ऑफ सिख। सिख के लास्ट गुरु हैं। ठीक है, और इनका ये गुरु गोविंद सिंह जो है, इनके बारे में आपको थोड़ी सी फैक्ट जानने की जरूरत है, क्योंकि इनका कनेक्शन कहां से है? बिहार में। इनका बर्थ प्लेस कहां पे है? बिहार में है। ठीक है, कितने नंबर के ये सिख गुरु हैं? नंबर ऑफ गुरु 10। 10th सिख गुरु हैं ये गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है,
इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। विच मुगल रूलर मर्डर द गुरु तेग बहादुर फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द इस्लाम। इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करने पर, ठीक है, इस्लाम जो है एक्सेप्ट नहीं किए थे, तो गुरु तेग बहादुर का कौन मुगल रूलर ने उनका मर्डर कर दिया था, उनकी हत्या कर दी थी? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब एंड अकबर। इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने बहुत ही बुरी तरह से गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी, सिर्फ वो इसलिए कि वो इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे बस। अभी हाल फिलहाल में छावा मूवी आई है जो आप लोगों ने देखी होगी। सेम जब छावा को जो पकड़ के ले गए थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे का जो संभाजी थे उनको छावा बोलते हैं, तो संभाजी को जब पकड़ के औरंगजेब ले गया था, जब अपनी कैद में किया, तो औरंगजेब ने उनसे बोला था कि तुम इस्लाम एक्सेप्ट कर लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन संभाजी ने भी इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया और बहुत ही बुरी मौत औरंगजेब ने उनको दी थी। तो औरंगजेब जो है ये मुगल एम्परर का सबसे ताकतवर और सबसे बेकार और सबसे क्रूरल, सबसे खतरनाक रूलर था, ठीक है। और ये भी मुगल एम्परर में ये सबसे ताकतवर, सबसे खराब तो था ही, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा भी रूलर था, उनका नाम था अकबर। अकबर को माना जाता है ये सबसे अच्छे मुगल एम्परर थे, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच मुगल रूलर गेव 500, यहां बिहार नहीं होगा, सॉरी बीघा होगा, बीघा, ठीक है। विच मुगल रूलर गेव 500 बीघा ऑफ लैंड टू बीवी भानुमति डाउटर ऑफ अमरदास। अमरदास जी जो थे वो भी एक सिख गुरु हैं, उनकी जो बेटी का नाम था बीवी भानुमति था। कौन से मुगल एम्परर ने उनको 500 बीघा लैंड दान में दिया था कि आप यहाँ कुछ अपने लिए, या तो सिख गुरु जो है, आप क्या बोलते हैं उसको, कुछ अच्छे काम के लिए, जैसे सिख लोग के बारे में हम लोग जानते हैं वो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं अपने गुरुद्वारा में, तो आप यहाँ गुरुद्वारा एस्टेब्लिश कीजिए या कुछ कीजिए, उसके लिए 500 बीघा जमीन अकबर ने दान दिया था। इसको कौन दिया था? अकबर ने, ठीक है। मैंने आपको अभी बोला ही था अकबर बहुत अच्छा रूलर था, बहुत खराब भी था। ऐसा बात नहीं है कि बहुत ही दूध का धोया हुआ नहीं था, लेकिन ठीक था। बाकी और सारे मुगल रूलर से अकबर बहुत अच्छा था। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द लास्ट गुरु ऑफ सिख? सिख के लास्ट गुरु कौन थे? सिख कम्युनिटी जो थे उनके लास्ट गुरु मैंने आपको अभी थोड़ी पहले बताई थी। बंदा बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास जी या गुरु तेग बहादुर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी लास्ट गुरु थे सिख कम्युनिटी के, और इनका नंबर क्या था? 10 नंबर था, 10वें नंबर के गुरु थे ये, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, ठीक है। बिहार में कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। पटना में एक गुरुद्वारा भी है, ठीक है, पटना साहिब में, इन्हीं के नाम पे बना हुआ है, गुरु गोविंद सिंह जी। ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइन द इंडेड ऑफ। जो ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ था, कौन से बेटल को, कौन से युद्ध को रोकने के लिए हुआ था? आइए देखते हैं। ट्रीटी ऑफ लाहौर, फर्स्ट एंग्लो सिख वार, सेकेंड एंग्लो सिख वार, या फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, या बैटल ऑफ अलीनगर? हम लोगों ने अभी थोड़े पहले देखा था, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें टीपू सुल्तान मर जाते थे, कहानी खत्म हो जाती थी, ठीक है। और बैटल ऑफ अलीनगर तो होगा नहीं, बैटल ऑफ अलीनगर भी नहीं होगा। सेकेंड एंग्लो सिख वार भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंग्लो सिख वार। फर्स्ट एंग्लो सिख वार को इंड करने के लिए हम लोगों ने, उन्होंने ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन किया हुआ था, ठीक है। 18 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू ट्रीटी ऑफ अलीनगर 1757? 1757 में जो ट्रीटी ऑफ अलीनगर हुआ था,
उसके रेफरेंस में क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं, आइए हम लोग देखते हैं एक एक स्टेटमेंट को। द ब्रिटिश वर ऑल्सो गिवन परमिशन टू रिपेयर द फोर्ट इन कलकत्ता। ब्रिटिशर्स जो है उनको परमिशन मिल गया था कि अब कलकत्ता में आप फोर्ट को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अलीनगर जो ट्रीटी हुआ था कब हुआ था, किसके साथ हुआ था? तो सिराज उद दौला के साथ हुआ था। जब वही जो अभी मैंने आपको बताया था, सिराज उद दौला ने मना किया था कि आप फैक्ट्री को फोर्टिफाई नहीं कीजिए, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स नहीं माना, तो वो क्या किया, फैक्ट्री को अपने कब्जे में कर लिया, इनको बहुत मारा था। सिराज उद दौला ने ब्रिटिशर्स को बहुत मार के भगा दिया था। तो उसी का ये ट्रीटी ऑफ अलीनगर 1757 में होता है। तो फिर सिराज उद दौला ने ब्रिटिशर्स को परमिशन दे दिया था कि आप अपने फोर्ट को फिर से रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। राइट टू मिंट कॉइन इन कलकत्ता वाज आल्सो गिवन टू द ब्रिटिश, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स को ये भी आप क्या बोलते हैं, अधिकार दे दिया गया था कि आप क्वाइन कलकत्ता में स्टेब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। मिंट क्वाइन आल्सो गिवन टू द ब्रिटिशर्स को मिंट क्वाइन दिया गया था, ठीक है। ये याद रखिएगा। इसका ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ 1 and 2। उन्नीस नंबर क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में कौन फाउंड करता है, किसके द्वारा खोजा जाता है ब्रिटिश एम्पायर का? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड अहमरेस्ट, रॉबर्ट क्लाइव या विलियम वेंटिक? बताइए इसका आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग होगा या लॉर्ड एमहेर्स्ट होगा या रॉबर्ट क्लाइव होगा या विलियम वेंटिक होगा? इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया में फाउंड करता है या स्टेब्लिश करता है। और कब होता है? बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो ब्रिटिश एम्पायर है इंडिया में अच्छी तरह से स्टेब्लिश हो जाता है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड एम्परर शाह आलम सेकंड ग्रांट द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी? कब जो ये शाह आलम जो थे, शाह आलम सेकंड मुगल एम्परर थे, जो कि अभी मैंने बताया था बैटल ऑफ बक्सर में लड़े हुए थे, ठीक है। जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का तीनों का दीवानी राइट दे दिया था किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कब दिया था? आइए देखते हैं। 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 21 अगस्त 1765, 25 अगस्त 1765, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन इसी में ऐड हो गया है। तो 12 अगस्त 1765 को शाह आलम II ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। क्यों दिया था? जब बैटल ऑफ बक्सर जब हार गए थे तो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो हुआ था तो वो 12 इलाहाबाद, देखिए 2 ट्रीटी हुआ था बैटल ऑफ बक्सर के बाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 2 बार हुआ था, एक 12 अगस्त 1765 को हुआ था और एक 16 अगस्त 1765 को हुआ था, ठीक है। तो जो 12 अगस्त 1765 को हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? वो शाह आलम के बीच में एंड ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था, ठीक है। 12 अगस्त 1765 को जो हुआ था और 16 अगस्त 1765 को जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? वो अवध के जो नवाब थे शुजा उद दौला, उनके बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। नवाब ऑफ अवध एंड ब्रिटिशर्स, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां एक क्वेश्चन है, इसको 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन ये रहा। व्हेन वाज तैयारकी स्टार्ट इन बंगाल, ठीक है। बंगाल में तैयारकी जो है कब स्टार्ट हुआ था? 1757, 1760, 1763 या 1765? इसका आंसर हो जाएगा 1765। जब बैटल ऑफ बक्सर हार गए थे तो बंगाल में तैयारकी स्टार्ट हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। जो इलाहाबाद का ट्रीटी हुआ था, आइए उसका स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं और बताते हैं क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 12 अगस्त 1765 वाज साइन बिटवीन मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड एंड रॉबर्ट क्लाइव। मैंने अभी थोड़ी पहले आपको बताया है इसके बारे में। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? ब्रिटिशर्स का कमांडर था। ठीक है, सही है पहला। द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 16 अगस्त 1765 was signed between नवाब ऑफ अवध शुजा-उद-दौला और मीर कासिम एंड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2 दोनों सही है। अच्छा, एक बात पता है, जब ये मीर कासिम जो है वो जब नवाब बंगाल बनता, बंगाल का जब नवाब बनता है और मतलब बक्सर में डिफेक्ट हो जाता है, हार जाता है, तो इसके बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है? फिर से कौन बनता है? मीर जफर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। 23rd नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड। इसमें से कौन जो है वो मैच नहीं कर रहा है? पहला ऑप्शन है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार ट्रीटी ऑफ मद्रास, सही है, मैंने आपको बताया है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ये भी सही है, मैंने बताया है आपको। थर्ड एंग्लो मैसूर वार ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ये भी सही है, मैंने बताया है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा, क्योंकि यही एक गलत है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये गलत है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ ही नहीं था फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में, क्योंकि फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जब हुआ था तो कोई ट्रीटी नहीं हुई थी, क्योंकि इस समय टीपू सुल्तान मारे जाते हैं और वहीं पे ये जो वार है खत्म हो जाता है, कोई ट्रीटी साइन नहीं होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following Sikh guru gave death sentence by the then ruler? उस समय का जो रूलर था उनके द्वारा जो ये सिख गुरु थे, ठीक है, कौन से सिख गुरु को डेथ सेंटेंस मिला था, मार दिया गया था? देखिए, पहला गुरु अंगद है, गुरु अर्जुन देव जी है, गुरु हरगोविंद है और गुरु तेग बहादुर है। ठीक है, करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा इसमें? तो जो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, पहला तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव। तो 2 और 4 ऑप्शन कौन सा है? बी नंबर 2 और 4 आंसर सही है। गुरु अर्जुन देव को और तेग बहादुर को बहुत ही बुरी तरह से उनको फांसी की सजा दी गई थी, मार दिया गया था। इवन किसने मारा था? औरंगजेब ने। मे भी औरंगजेब नहीं मारा था, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, वो भी क्यों मारा था? इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करने पे। ठीक है, ये देखिए, जो यूपी बार काउंसिल का इंटरव्यू हम लोगों ने स्टार्ट किया है, न्यू बैच है। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो इसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें 10 आवर प्लस लाइव क्लासेस होंगी, फ्री PDF नोट्स प्रोवाइड करेंगे, 1 ईयर की वैलिडिटी होगी, पर्सनल मेंटरशिप होगी। जब भी आपको दिक्कत होगी आप हमारे पास डायरेक्टली कॉल करके या मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। जूम सेशन होगा, अनलिमिटेड वॉच टाइम वीडियो होगा, आप एक वीडियो को जितना टाइम चाहे उतना टाइम वॉच कर सकते हैं। मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में मॉक इंटरव्यू कराए जाएंगे, और इसका प्राइस क्या होगा? मात्र 199, 199, ज्यादा है नहीं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर रहा, इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के रेफरेंस में ये स्टेटमेंट दोनों सही है या गलत, आइए देखते हैं।
इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया है, 26 नंबर, ठीक है। इसको हम लोग एक साथ लेकर चलेंगे। आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ही गॉट द पिक्चर्स ऑफ शिवा एंड पार्वती इंस्क्राइब्ड ऑन हिज क्वाइन। जो टीपू सुल्तान जो था अपने क्वाइन पे, अपने सिक्का पे माँ पार्वती और लॉर्ड भगवान शिव जो थे उनका फोटो लगाता था कि नहीं? सही है, लगाता था। टीपू सुल्तान यूज्ड टू गो टू द टेम्पल एवरी डे टू हैव दर्शन ऑफ रंगनाथ स्वामी। रंगनाथ स्वामी का दर्शन करने के लिए टीपू सुल्तान रोज मंदिर जाता था कि नहीं जाता था? तो वो एवरी डे मंदिर विजिट करता था। ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ ए एंड टू, ठीक है। यहीं पे 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सिख एम्पायर? सिख एम्पायर का लास्ट रूलर कौन था? ए दिलीप सिंह, बी नौनिहाल सिंह, सी रंजीत सिंह या डी शेर सिंह, ठीक है। चारों में से इसका आंसर होगा ए दिलीप सिंह। दिलीप सिंह जो है वो सिख कम्युनिटी के या सिख एम्पायर के सबसे लास्ट रूलर थे, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, दिलीप सिंह को। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोयतवारी सेटलमेंट। रोयतवारी सेटलमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है दिस सिस्टम वाज इंप्लीमेंटेड बाय थॉमस मुनरो एंड रीड। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। इट वाज इंप्लीमेंटेड ऑन 51% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। क्या यह सही है? सही है ये भी। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है इन दिस सिस्टम लैंड रेवेन्यू वाज डिटरमाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्या इस सिस्टम में जो लैंड रेवेन्यू का जो सिस्टम है वो हमेशा टाइम टू टाइम डिटरमाइंड होता था? इसका आंसर होगा नहीं, ये गलत है। तो स्टेटमेंट ए सही है। 1 और 2 इसका आंसर होगा। ये थॉमस मुनरो के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, इंप्लीमेंटेड ऑन। ये देखिए, ये जो है इसका मतलब आइए हम लोग समझ लेते हैं एक बार। जो 51% ब्रिटिश लैंड एरिया का मतलब क्या हो रहा है। सपोज दैट ये एक लैंड है, ठीक है, किसी का एक लैंड है। तो जो ये रोयतवारी सेटलमेंट है, ब्रिटिशर्स के अंडर में ये सारे लैंड आते हैं। किसके अंडर में आते हैं? ब्रिटिशर्स के अंडर में ये सारे लैंड आते हैं। तो इसका ये जो 50% है, ये 51% जो है, ये लैंड का जो जितना भी रेवेन्यू है किसको जाएगा? ब्रिटिशर्स को जाएगा, ठीक है। Consider the following statement in the context of permanent settlement. परमानेंट सेटलमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? आइए देखते हैं। एक सेकंड। इसका मैंने आपको गलत आंसर बता दिया। इसका ऑल द एबव होगा। ये जो है इन दिस सिस्टम लैंड रेवेन्यू वाज डिटरमाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय से भी ब्रिटिशर्स जो है अपने लैंड रेवेन्यू को डिटरमाइंड करते थे, ठीक है। इसका ऑल द अबव होगा। 27 नंबर का मिस्टेक हो गया है, उसके लिए सॉरी। आइए आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। क्या यह सही है कि नहीं सही है? सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है? इन दिस सिस्टम द लैंडलॉर्ड्स were given the ownership rights to the land. Third statement, the right of land ownership was made hereditary and transferable. ऑप्शन इसका क्या है? आइए देखते हैं। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या ऑल द अबव। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा ऑल द अबव, 3 नंबर।
ठीक है, क्योंकि लॉर्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है परमानेंट सेटलमेंट को स्टार्ट करते हैं 1793 में। ठीक है, देखिए ये जो मैं अभी टॉपिक जो आपको पढ़ा रहा हूँ, रोएटवारी सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट या महलवारी सेटलमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और परमानेंट सेटल में जो है लैंड लॉस जो है वो लैंड लॉस गिवन द ऑनरशिप राइट्स टू द लैंड। ठीक है, लैंड लॉर्ड्स को, जैसे मान लीजिए ये एक कोई पीजेंट है, उसका ये लैंड है, ठीक है, इसका ऑनरशिप किसको मिल जाता था? लैंड लॉर्ड्स को मिल जाता था, लैंड लॉर्ड्स को इसका ऑनरशिप मिल जाता था। ठीक है, और लैंड लॉर्ड्स जो थे वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करके किसको देते थे? ब्रिटिशर्स को देते थे। ठीक है, द राइट ऑफ लैंड ऑनरशिप वाज मेड हेरिडेटरी एंड ट्रांसफरेबल। अब जैसे देखिए लैंड लॉर्ड्स तो बन गए, हमारा वो क्या बोलते हैं, लैंड लॉस जो ऑनरशिप तो बन गए हमारे लैंड का, लेकिन इसमें एक और भी खामियां थी जो कि अच्छा नहीं था मेरे ख्याल से। ये एक हेरिडेटरी और ट्रांसफरेबल था। हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं अभी, मान लीजिए ये पेन है, इस पर मेरा राज्य चल रहा है, ठीक है, मैं अभी राज कर रहा हूँ, फिर अगर मेरी डेथ हो गई, मैं मर गया, तो मेरा जो बेटा है अब वो इस पर राज करेगा, फिर मेरा बेटा मर जाएगा, उसके बाद मेरा पोता राज करेगा। तो जो है इसको हम लोग हेरिडेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो ये परमानेंट सेटल में हेरिडेटरी सिस्टम चलता आ रहा था। आइए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द प्रैक्टिस अंडर विच फार्मर हिमसेल्फ ओन्स द लैंड एंड इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। कौन से प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है, फार्मर जो है खुद से अपने लैंड को गवर्नमेंट, खुद अपने रेवेन्यू को, लैंड रेवेन्यू को गवर्नमेंट को पेमेंट करते थे। ठीक है, खुद रिस्पॉन्सिबल होते थे अपना रेवेन्यू गवर्नमेंट को पेमेंट करने के लिए। कौन सा सिस्टम में? जमींदारी, रोएटवारी, महलवारी या तहसाला सिस्टम? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा रोएटवारी सिस्टम, रोएटवारी सिस्टम। इस नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गवर्नर जनरल जॉन सोल, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन वाज लेफ्ट विद द एक्चुअल कल्टीवेटर इन द प्रोडक्शन ऑफ बंगाल? ठीक है, ऑप्शन है 45%, 15%, 40%, 60%। इसका आंसर हो जाएगा 40%। ठीक है, नेक्स्ट, परमानेंट सेटलमेंट वाज इंप्लीमेंटेड बिकॉज। परमानेंट सेटलमेंट क्यों इंप्लीमेंट हुआ था? स्टेटमेंट आइए हम लोग देखते हैं। ये पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है। ठीक है, आइए थर्ड स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कहता है द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वांटेड टू क्रिएट अ सपोर्टिंग क्लास फॉर देमसेल्फ इन इंडिया। जो ब्रिटिशर्स जो थे वो चाहते थे कि कोई एक सपोर्टिव क्लास हमें सपोर्ट करे, ठीक है, इंडिया में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, द ब्रिटिश ऑफिशियल वांटेड टू एंड इरेगुलरिटीज इन द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू में जो कलेक्शन होता था लैंड रेवेन्यू का, उसमें इरेगुलरिटी हो जाती थी, समय से जो टैक्स थे, रेवेन्यू थे, वो मिल नहीं पाते थे। तो इसको खत्म करने के लिए, इरेगुलरिटी को खत्म करने के लिए सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है। थर्ड स्टेटमेंट जो है, द ब्रिटिश ऑफिशियल वांटेड टू स्ट्रेंथ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर। क्या ब्रिटिश ऑफिशियल जो चाहते थे, जो फार्मर्स का जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको हम लोग बढ़ावा दें या आगे बढ़ाएं? तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा है ए एंड 2, फर्स्ट एंड सेकेंड, या स्टेटमेंट सेकेंड थर्ड, या स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड, या ऑल द अबव। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सिर्फ 1 एंड 2। ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे ब्रिटिशर्स जो इकोनॉमिक कंडीशन जो फार्मर की है वो इंप्रूव हो, बिल्कुल नहीं चाहते थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। वो तो और चाहते थे कि फार्मर्स मरे और हमें रेवेन्यू दे, उससे उनको कोई मतलब नहीं था। फार्मर्स आत्महत्या करे, मरे या कुछ भी करे, लेकिन उनको सिर्फ रेवेन्यू से मतलब था, पैसे से मतलब था, टैक्स से मतलब था। इसका आंसर हो जाएगा द ब्रिटिश ऑफिशियल वांटेड टू क्रिएट सपोर्टिंग क्लास देमसेल्फ। अपने लिए सपोर्टिव क्लास चाहते थे, कोई ऐसा इंसान खड़ा हो जाए मिडिल क्लास का जो हमें सपोर्ट करे इंडिया में, कि हमारा और साम्राज्य अच्छे से बने।
द ब्रिटिश ऑफिशियल वांटेड टू एंड इरेगुलरिटीज इन द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। जो टाइम लगता था, इरेगुलरिटी होती थी टैक्स को लेने में, उसको बंद करने के लिए ये सिस्टम लाया था। अब बताइए, जब समय समय से टैक्स नहीं मिलेगा तो इन लोगों की धनराशि में वृद्धि कैसे होगी, उसको बंद करने के लिए इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट का इंप्लीमेंट किया था। आइए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। Who among the following is author of book इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो बुक है उसका ऑथर कौन है? पहला ऑप्शन है रमेश चंद्र दत्ता, दादा भाई नारोजी, बाल गंगाधर तिलक या जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र दत्ता। रमेश चंद्र दत्ता जो है ये इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक लिखते हैं और ये पहला बुक है। दिस इज द फर्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमी। दादा भाई नारोजी ये भी एक बुक लिखे थे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 23rd नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। Consider the following statement with reference to दादा भाई नारोजी। दादा भाई के नारोजी के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, कौन सा गलत है? आइए हम लोग एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दादा भाई नारोजी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस थर्ड टाइम। 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे दादा भाई नारोजी इज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट दादा भाई नारोजी वाज द फर्स्ट इंडियन हु बिकेम द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, फर्स्ट इंडियन जो है दादा भाई नारोजी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहले मेंबर बनते हैं। ठीक है, और 3 टाइम बने थे, ये भी सही है। प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के 3 टाइम। ठीक है, नारोजी कल ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते थे। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अलग से भी बन सकता है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया का ग्रैंड ओल्ड मैन कौन था, तो कौन है? दादा भाई नारोजी। इसका आंसर क्या होगा? ऑल द अबव। डी इसका आंसर होगा। ठीक है, आइए 34 नंबर क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द महलवारी सेटलमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। महलवारी सेटलमेंट के रेफरेंस में देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, महलवारी सेटलमेंट वाज इंप्लीमेंटेड इन आगरा, अवध, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड सम ऑफ द साउथर्न इंडिया। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है? महलवारी सेटलमेंट वाज इंप्लीमेंटेड बाय हॉल्ट मैकेंजी इन 1819। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है द महलवारी सेटलमेंट वाज सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है द महलवारी सेटलमेंट वाज इंप्लीमेंटेड ओवर 51% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और थर्ड स्टेटमेंट है जो महलवारी सेटलमेंट वाज इंप्लीमेंटेड बाय हॉल्ट मैकेंजी इन 1819। ठीक है, आइए इसका देखते हैं। इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो है गलत। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो है वो है सही, सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो है गलत। क्योंकि जो महलवारी सेटलमेंट जो इंप्लीमेंट हुआ था वो 51% पे नहीं हुआ था, 30% पे हुआ था। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट जो है जो महलवारी सेटलमेंट वाज इंप्लीमेंटेड बाय हॉल्ट मैकेंजी इन 1819, ये 1819 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1822 में। ठीक है, 1822। ठीक है, तो ऑप्शन आइए देखते हैं। तो ऑप्शन हमारा इसमें मैच नहीं कर रहा है, हमारा सिर्फ ओनली 1 सही है। तो हम लोग यहाँ एक ई नंबर एक ऑप्शन बना लेते हैं, ओनली
वन। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। ठीक है, हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको इसका आंसर बताया था कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का बुक का ऑथर कौन है, किसने लिखा था। बताइए इसका आंसर। क्या दादा भाई नारोजी ने लिखा था, या रमेश चंद्र दत्त ने लिखा था, या राजा राम मोहन राय ने लिखा था, या एनी बेसेंट ने लिखा था। बताइए क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही जवाब, दादा भाई नारोजी। रमेश चंद्र दत्ता ने क्या लिखा था, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ, क्या लिखा था, इकोनॉमिक हिस्ट्री का बुक लिखा हुआ था। Who called the drain of wealth as the evil of all evils? कौन, किसने कहा था जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है, जो धन का जो वेल्थ है, जो धन का जो ड्रेन हो रहा है, जो पैसा इंडिया से वहां यूरोप जा रहा है, वो बहुत ही बेकार है। इविल ऑफ ऑल इविल्स मतलब बहुत बेकार है। ठीक है, दादा भाई नारोजी, कार्ल मार्क्स, रमेश चंद्र दत्त या शिशिर कुमार घोष। इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी ने बोला था ड्रेन ऑफ वेल्थ एज द इविल ऑफ ऑल इविल्स। ठीक है, दादा भाई नारोजी के बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं दादा भाई नारोजी के ऊपर 5-6 क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द फर्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर मैंने आपको बताया था कि जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया था, रमेश चंद्र दत्त, शिशिर कुमार घोष, दादा भाई नारोजी या एनी बेसेंट। बताइए इसका आंसर होगा रमेश चंद्र दत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया वाज रन बिटवीन। जो पहला रेलवे जो था वो कहां से कहां रन कर रहा था। पहला ऑप्शन है बॉम्बे टू ठाणे, ठाणे टू बॉम्बे, बॉम्बे एंड गोवा, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे से ठाणे। बॉम्बे से ठाणे ये शायद 34 मील था, 34 माइल था, इतना के बीच में ये रेल को चलाया गया था। ये में भी आप डेट एक बार चेक कर लीजिएगा, 1853 में ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द मैक्सिमम डेवलपमेंट एक्सपेंशन ऑफ रेलवे लाइन टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। किस गवर्नर के रीजन में, किस जनरल गवर्नर के रीजन में जो है वो मैक्सिमम डेवलपमेंट हुआ था, किसका, रेलवे का। रेलवे लाइन जब ब्रिटिशर्स स्टेब्लिश कर रहे थे इंडिया में, तो सबसे ज्यादा रेलवे पे ध्यान देने वाला कौन व्यक्ति था, डलहौसी, कर्जन, डफरिन या कॉर्नवालिस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्जन। ठीक है, कर्जन जो है वो इसके शासनकाल में या इसके समय में रेलवे का डेवलपमेंट बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, विच हिस्टोरियन considered the War of 1857 as the first war of Indian independence। जो कौन हिस्टोरियन जो थे वो जो 1857 का जो रिवॉल्ट था उसको वार ऑफ फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बोले थे। अशोक मेहता, डॉक्टर एस एन सेन, विनायक दामोदर सावरकर या आरसी मजूमदार। इसका होगा बीडी सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर जो थे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था या उन्होंने बोला था कि ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है वो फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है। इकतालीस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द बुक सिपोय म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज रिटन बाय। एक बुक है जो कि सिपोय म्यूटिनी मतलब
सिपोय म्यूटिनी का मतलब जो आर्मी में थे, जो पुलिस में थे, उनका उनका लड़ाई। और रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज रिटेन बाय किन्स के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन आरसी मजूमदार, एसएन सेन, बीडी सावरकर या सर सैयद अहमद खान। इसका आंसर हो जाएगा आरसी मजूमदार। ठीक है, आरसी मजूमदार ने ये बुक लिखा हुआ था, द सिपोय म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। बयालीस नंबर क्वेश्चन है, द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल वाज नाइदर द फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ फ्रीडम स्ट्रगल। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, ये जो स्टेटमेंट है, जो पहला जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो ना ही पहला है, ना ही मतलब नेशनल है, और ना ही फ्रीडम है, फ्रीडम स्ट्रगल है। किसने बोला था? आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रॉम आरसी मजूमदार, दूसरा फ्रॉम ताराचंद, थर्ड फ्रॉम एसएन सेन, और डी यहाँ ये डी ऑप्शन यहाँ फ्रॉम बीडी, हाँ फ्रॉम बीडी सावरकर। इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ने ये बोला था कि फर्स्ट नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो ना ही पहला है, ना ही नेशनल है, और ना ही फ्रीडम स्ट्रगल है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि जब 1857 का जब वार हो रहा था, उस समय सारे लोग इन्वॉल्व नहीं हुए थे रिवॉल्ट में। ठीक है, और ना ही ये फ्रीडम स्ट्रगल था, क्योंकि कुछ हमारे ही इंडिया के लोग ने, बहुत सारे जो हमारे प्रोविंस जो थे, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था हमें, जिस वजह से ये वार हम जीतने में बहुत ही कठिनाई हुई थी, इवन जीत भी नहीं पाए थे हम लोग। और एक और बात यहाँ जानिए, 1857 का जो रिवॉल्ट था उसको लीड कौन कर रहे थे? एक मुगल एम्परर थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर। क्या नाम था? बहादुर शाह जफर। इन्होंने लीड किया था, दिल्ली से इन्होंने लीड करना स्टार्ट किया था। Consider the following statement in the context of doctrine of lapse. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? आइए हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाई डलहौजी इन 1848। 1848 में डलहौजी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है। सतारा वॉज द फर्स्ट स्टेट विच मर्ज्ड इनटू द ब्रिटिश एम्पायर इन 1848 अंडर द स्टेट एनेक्सेशन पॉलिसी। ये सेकेंड स्टेटमेंट है, बताइए। इसका आंसर होगा पहला। ये डलहौजी के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या होता है? जो डलहौजी ने इसको इंप्लीमेंट किया था, इसका मतलब ये है कि जो मान लीजिए मैं किसी राज्य में, कोई साम्राज्य जो है मैं उस पर राज कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई चाइल्ड नहीं है, मेरा जो खून का रिश्ता जिससे है वो मेरा नहीं है, मेरा कोई चाचा का बेटा है, मामा का बेटा या फूफा का बेटा है, ठीक है, लेकिन मेरा अपना कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, किसी कोई बेटा वोटा नहीं है, तो मेरे मरने के बाद जो है वो मेरा जितना भी साम्राज्य है या संपत्ति है वो किसके अंदर चली जाएगी? ब्रिटिशर्स के अंदर चली जाएगी। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था ये यही कहता था। तो इससे बहुत सारे जो स्टेट थे वो प्रभावित हुए थे। झारानी, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप सुनते थे, वो इसी वजह से 1857 के रिवॉल्ट में उनको देखने को मिलता है। Consider the following statement in the context of subsidiary alliance. सब्सिडरी अलायंस के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? आइए देखते हैं। It was implemented by Governor General Wellesley in 1798. 1798 में गवर्नर जनरल वेलेस्ली जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ये सही है। This was the treaty to provide military assistance to the Indian king. ये जो है, जो सब्सिडरी अलायंस क्या कहता था?
ब्रिटिशर्स ने बोला था कि अगर हमें कभी जरूरत पड़ी तो आप लोग, जो प्रोविंस के जो राजा थे, उनसे कह रहा था कि आप लोग हमें मिलिट्री सपोर्ट करेंगे, हमें वार करने में मदद करेंगे, ठीक है। हैदराबाद वाज द फर्स्ट स्टेट टू साइन द सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी इन 1798। हैदराबाद जो है वो पहला ऐसा स्टेट है जो सब्सिडरी अलायंस पे साइन करता है, ठीक। ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, स्टेटमेंट 3 भी सही है। तो इसमें कोई ऑप्शन ऐसा दिया नहीं है, हम लोग एक ई ऑप्शन बना लेते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर, ऑल ऑफ द अबव। चारों का, तीनों का तीनों सही है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। एक इस क्वेश्चन में ये देख लीजिए, ये जो सतारा जो है ना, सतारा जो है वो पहला ऐसा स्टेट है जो कि मर्ज होता है किसमें, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर होगा सी, बोथ 1 एंड 2, ठीक है। आइए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नहीं ये तो हम लोग देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। द फर्स्ट इंडियन टू राइट ऑन द कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन इंडियन लैंग्वेज वाज। देखिए 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था वो इंडियन लैंग्वेज में कौन है, पहला इंडियन कौन था जो कि इंडियन लैंग्वेज में लिखे थे उस बुक को? सैयद अहमद खान, वी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन एंड आर.सी. मजुमदार, ठीक है। इसका आंसर होगा सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ने जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है उसको इंडियन लैंग्वेज में लिखा था, डिस्क्राइब किया हुआ था। फोर्टी 47 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। Who was the Governor General of India at the time of revolt of 1857? 1857 के टाइम जो रिवॉल्ट हुआ था उस समय का गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था? लिटन, मिंटो, कैनिंग या डलहौजी? इसका आंसर हो जाएगा कैनिंग। जो कैनिंग जो था गवर्नर जनरल था इंडिया का रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम, ठीक है। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन। Who among the following was not related to revolt of 1857? क्या देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नॉट है। 1857 का जो रिवॉल्ट था उसमें इनमें से कौन, किसका कोई भी कनेक्शन नहीं है इस रिवॉल्ट से। बेगम हजरत महल इनका कनेक्शन है, कुंवर सिंह इनका भी कनेक्शन है, नाना साहेब इनका भी कनेक्शन है, लेकिन उधम सिंह का कनेक्शन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए इन तीनों का अगर कनेक्शन है तो कहां कहां से कनेक्शन है देख लेते हैं। बेगम हजरत महल का कनेक्शन जो है लखनऊ से था। जब 1857 का रिवॉल्ट पूरे देश में हो रहा था तो उस समय ये लखनऊ में लीड कर रही थी। बाबू कुंवर सिंह कहां थे, कहां के थे? बिहार के। बिहार में कहां से? जगदीशपुर से। जगदीशपुर कहां है? आरा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, अभी के टाइम में। उधम सिंह का कोई कनेक्शन? नाना साहेब। नाना साहेब कहां से लीड कर रहे थे? तो कानपुर से। बहुत सारे लोग अपने अपने जगह से 1857 रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे। वही रानी लक्ष्मीबाई जो थी अपने झांसी से लीड कर रही थी, बाबू कुंवर सिंह बिहार को लीड कर रहे थे, नाना साहब कानपुर को लीड कर रहे थे, बेगम हजरत महल लखनऊ को लीड कर रहे थे। आइए आगे देखते हैं। मंगल पांडे फायर्ड द फर्स्ट शॉट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक्ट। जो पहला शॉट था मंगल पांडे ही
पहले जो इंसान है जो कि 1857 रिवॉल्ट का स्टार्ट करते हैं, शूट करते हैं, पहला गोली मारते हैं, ठीक है। फर्स्ट शूट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट कहां पे करते हैं ये देखते हैं, बारकपुर, मीरठ, कानपुर या झांसी। इसका आंसर हो जाएगा पहला बारकपुर, ठीक है। मंगल पांडे बारकपुर में पहला गोली मार के 1857 का स्टार्ट करते हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड बाय मंगल पांडे एट बारकपुर बाय फर्स्ट शॉट। आइए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम, जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कॉन्सिक्वेंस जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857, ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम, कहां से पावर को ट्रांसफर करके कहां दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी टू द गवर्नर जनरल, ब्रिटिश क्राउन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, उसको खत्म होने के बाद जो ट्रेडिंग कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि रूल कर रही थी इंडिया पे, उसको ब्रिटिश क्राउन ने या ब्रिटिश क्राउन जो क्वीन विक्टोरिया जो थी, ब्रिटिश कंपनी के मोनोपोली को एबलिश करके खुद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश करती है इंडिया पे, ठीक, जिसको ब्रिटिश क्राउन बोलते हैं। क्राउन मतलब ताज होता है, ठीक है। तो ये आपका पहला इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यूपी बार काउंसिल का इंटरव्यू हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 199 में, ज़्यादा प्राइस है नहीं। इसमें आप लोगों को क्या क्या फीचर्स मिलेंगी, 10 आवर लाइव क्लासेस मिलेंगी, 10 आवर से ज़्यादा, ठीक है। फ्री पीडीएफ नोट्स और पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होंगे आपको, पर्सनल मेंटरशिप होगा, 1 ईयर की वैलिडिटी आपको मिलेगी, जूम सेशन होगा, अनलिमिटेड वॉच टाइम वीडियो होगा। सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि आप लोग एक वीडियो को कई बार देख सकते हैं। मॉक इंटरव्यू है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में मॉक इंटरव्यू आप लोगों को कराई जाएंगे, 199 रुपये में मात्र। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हो गया, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होंगी। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्जाम देके आइए और जल्द से जल्द सफल हो जाइए। जय हिंद।